नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन ने अगर एक हफ्ता धरना दिया तो इस्तीफा का सोचूंगा। इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में यह चीज कही है। धरनों और इस्तीफा पर पीडीएम कयादत को चैलेंज किया है। इमरान खान साहब ने बड़ा चैलेंज दिया है और उनके खिताब में एक तकब्बुर और गुरूर नजर आया है। खान साहब ने जिस तरह वो कहते थे मैं कंटेनर दूंगा और खाना भी दूंगा, और उससे पहले भी वो कहते थे कि ये तहरीक नहीं चला सकेंगे, और बार बार उन्होंने कहा कि मैं धरनों का और लॉन्ग मार्च का जो है ना स्पेशलिस्ट हूं। जो ये बार बार वो कह रहे हैं कि मैं ही लीडर हूं, इससे जो उनकी बात से ये मुझे लगा जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा। ये बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और जेयूआई, बड़ा इनको तजुर्बा है, और बार बार वो कह रहे हैं पहली बार मुल्क की तारीख में बड़े बड़े लोगों को जेलों में मैंने डाला है। इसका भी वो क्रेडिट लेने की एक उन्होंने कोशिश की। और एक चीज उन्होंने कही, दूसरी बड़ी अहम, उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ के ऊपर नवाज शरीफ ने तनकीद की तो एक बड़ा गुस्सा पाया जाता है, लेकिन आर्मी चीफ बड़े सुलझे हुए हैं, वो तनकीद को बर्दाश्त करते हैं। ये दूसरी चीज उन्होंने भी एक बड़ी की। मुल्क के अंदर हुकूमत नाकाम हो चुकी है और नाअहलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक मुल्क के अंदर एक बहस चल रही है कि एक नाकाम गवर्नमेंट है। इसी को अपने स्टूडियो में दावत टेलीफोन पे दावत दी है, और खीलदास कोहिस्तानी साहब नून लीग के एमएनए हैं। मैं आपको अपने शो में और टेलीफोन लाइन पे आपको वेलकम करता हूं। खीलदास साहब, आवाज आ रही है? खीलदास साहब, आवाज आ रही है? मेरे साथ अभी वो टेलीफोन लाइन पे नहीं है। जिस तरह खान साहब ने फिर दो तीन चीजें और कही, उसके हवाले से मुल्क के अंदर इकोनॉमी जो थी वो बेहतर नहीं है, और इकोनॉमी जो है, मैशियत जो है पिछली गवर्नमेंट्स में जो थी, उन गवर्नमेंट्स के हवाले से जो मुझे मुल्क मिला और वो बेहतर नहीं मिला, और इसी हवाले से जो मुल्क के अंदर हालात थे वो बेहतर हालात नहीं थे। इसी हवाले से भी उन्होंने कहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर पीडीएम की कयादत ने इस्तीफा दिया तो मैं उनको वेलकम कहूंगा। टेलीफोन लाइन पे हैं खीलदास कोहिस्तानी साहब, नून लीग के एमएनए। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी इम्तियाज साहब। सर, किस तरह देखते हैं? चैलेंज दिया है आपकी कयादत को, अगर एक हफ्ते का धरना दिया तो मैं इस्तीफा के लिए सोचूंगा। इमरान खान साहब ने क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं जो कल मैंने इंटरव्यू सुना और जो हालिया इनके इकदाम है हुकूमत का, तो लाहौर जलसे के बाद शदीद बौखलाहट का शिकार वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत। मैं समझता हूं कि ये जो इस्तीफा की बात कर रहा है, इन्होंने तो ये भी कहा था ना वज़ीर आज़म ने कि अगर 1 रुपया लीटर महंगा होगा तो मैं जो है वो करप्ट होता है। फिर इन्होंने कहा कि अगर IMF के पास मैं जाऊंगा खुदकुशी कर लूंगा। फिर इन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा इमरान गो पर कुछ थोड़े बंदे ही नारा लगाएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये सारे पहले भी यू टर्न ले चुका है। तो बात ये कि इस्तीफा तो इसको देना ही है, आज नहीं कल इस्तीफा तो ये देंगे। धरने से मार्च से पहले ले या बाद में दे, ये इसको भी पता है कि मुझे मेरी मंजिल अब बनी गला है, मेरी मंजिल हुकूमत करना नहीं है, क्योंकि जिस तरह इनकी नाकामियां हुई है पॉलिसी जो इनको थी इनकी, वो हुकूमत को तो घर पे जाना ही है। तो वज़ीर आज़म साहब 1 हफ्ते का कहे या 1 दिन का कहे, हमारा मकसद यही है कि नाअहलों से इस मुल्क की आवाम को जान छुड़ानी है। सर, दूसरी चीज उन्होंने बड़ी अहम कही है, फिर अगर इस्तीफा आया तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, मैं कबूल कर लूंगा इस्तीफा। फिर उन्होंने ये चीज भी कही, इस्तीफा कब आएगा सर? देखें,
बात यह कि इस्तीफाएं हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारी पीडीएम की क़यादत की, उस हिसाब से देंगे। और पहले लॉन्ग मार्च का हमें 31 जनवरी का जो टाइम दिया है, और जब पीडीएम की क़यादत बेहतर समझेगी तब इस्तीफाएं आ जाएगी। बात यह है कि ये इमरान खान जिस तरह इस पार्लियामेंट को 2.5 साल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आज भी ताले लगे हुए हैं, अगर ये समझता है कि देखिए पोजीशन जो होती है वो मुल्क में एक तरफ हुकूमत होती है, दूसरा पहिया अपोजिशन का होता है। अगर अपोजिशन का पहिया रुक गया, नहीं होगी, तो ये गाड़ी नहीं चल सकेगी। ये ऐसे जो इसकी भूल है कि मैं ऐसे ही चला लूंगा अपोजिशन के बगैर। इसकी ख्वाहिश बड़ी है कि इन्होंने पहले कोशिश की कि मैं अपोजिशन को सारे MNAs MPs अपोजिशन को जेल में डाल दूं, और उन केसेस में उन्होंने कोशिश भी की। आज भी अपोजिशन लीडर जेल में, पंजाब का अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ जेल में, खुर्शीद शाह जेल में। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी भी वो कर रहा है। आज भी हमारे MNAs के खिलाफ कार्रवाइयां हुई है। तो ये समझता है कि अपोजिशन के बगैर मैं हुकूमत कर लूंगा, तो ये इसकी बड़ी भूल है, ये इसकी बड़ी खामख्याली है। खिलदा साहब, अगर इस्तीफा का कार्ड आपको पता है उसमें अभी फेल नहीं हो गया कि अगर ये वक्त से पहले इलेक्शन करवा लेते हैं फरवरी में सेनेट इलेक्शन का, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कहां जाएंगे? वही आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? देखिए, पहली बात, अगर कोई भी गैर कानूनी कदम उठाएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट या हम आला अदालतों में जाएंगे। कोई भी अगर गैर आईनी अमल ये करता है, जो आइन में है वही होगा। इसके कहने पे देखो, इन्होंने कहा कि हैंड ऑफ शो, वो भी पता इनका जाया हो गया। खुद अटॉर्नी जनरल बेक हो गया। जो इन्होंने ये बौखलाहट में ये सारा कुछ कदम उठाया, वो उनके गले में पड़ गया है। तो जो सेनेट की इलेक्शन है वो तो अपने वक्त पे होनी है। अगर हमारा देखो मकसद ये नहीं है इम्तियाज के सेनेट का इलेक्शन से हम हो ना हो, हम तो हमारा जो मकसद है, हमें इन हुक्मरानों से जान छुड़ानी है, इन नायलों से जान छुड़ानी है। तो सेनेट का इलेक्शन पहले होता है बाद में होता है, वो बात की बात है। सर देखें, इन्होंने आप जैसे तरह कहते हैं और आप कहते आ रहे हैं कि 126 दिन का इन्होंने धरना दिया, इनकी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की। अगर ये आपसे मियां साहब से इस्तीफा इन्होंने नहीं लिया, नहीं ले सके, इतनी बड़ी सपोर्ट, आपको तो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, और आप इनसे कैसे इस्तीफा ले सकेंगे सर? देखिए, ये बात इनकी ठीक है और आपकी भी बात ठीक है कि इनका जो धरना था वो एम्पायर की उंगली पे था। वो एम्पायर की उंगली पे आए थे, उनके कहने पे उठ गए। हमारी जो पूरी जिद्दोजहद है वो कल के खुदा की है। हमारा जो एम्पायर भी अवाम है, हमारे पीछे अवाम है और हमारे साथ भी अवाम है। तो मैं समझता हूँ दुनिया में जो भी तहरीकें जिसमें अवाम की भरपूर नुमाइंदगी होती है वही कामयाब होती है। और यही एक आईनी और जमहूरी तरीका भी है। अवाम जब सड़कों पे आती है, जो कारकुन जब निकलता है, तो मैं समझता हूँ वो किसी एम्पायर की उंगली से ज्यादा ताकतवर है। कल के खुदा जो है उसको इमरान खान को गेस करना चाहिए कि कल के खुदा की ताकत क्या है, क्योंकि वो उसको कल के खुदा की ताकत का अभी अंदाजा नहीं है। अगर होता तो जो सबसे ज्यादा वोट है वो इस वक्त अपोजिशन का है। तो इन्होंने पार्लियामेंट को ताले नहीं लगाते, इस तरह बेतौकीली नहीं करते, पार्लियामेंट को चलने देते, सारे मामला पार्लियामेंट में हल होते। 2.5 साल में इन्होंने अवाम की ताकत को मजरूह किया, अवाम की ताकत को तस्लीम नहीं किया है। सर दूसरी बात, खान साहब ने यह भी कहा है कि ये कैसे जमहूरी लोग हैं, ये कैसे डेमोक्रेट्स हैं कि एक जमहूरी हुकूमत को फौज से कहते हैं कि इसको घर भेजा जाए, प्रेशर डाल रहे हैं। बार बार यही इनकी कोशिश है कि मैं एक इलेक्टेड वजीर आजम। सबसे बड़ा मजाक ये है जब ये अपने आप को कहता है कि मैं जमहूरियत हूँ। मैं जमहूरियत में मैं नहीं होता हूँ। जमहूर होता है वो 22 करोड़ जमहूर है। तो ये मैं जो करता है, मेरी मतलब पहली इसकी ये जो एम्पायर की उंगली पे हुकूमत करके आया है, करता है या सिलेक्टेड होके आया है, तो इसको अपनी ताकत का ये जो अना है या भरम है, वो इसको जब वो निकलेगा इक़्तिदार से, जब नशा उतरेगा, तभी इनको पता होगा कि अवाम की ताकत क्या होती है, अवाम जमहूर क्या होता है। जमहूरियत ये नहीं है, जमहूरियत इमरान खान नहीं है, ये एक डिक्टेटर है। ये इमरान खान जो है ना खुद मुशर्रफ की बाकियत हमें लगता है। बड़ी मेहरबानी खिलदास को एहसानी साहब नूनली के मैंने ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं और डिस्कशंस करेंगे ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मसूद रजा साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई। सर जिस तरह वजीर आजम का इंटरव्यू आपने सुना, एक तो ओवर कॉन्फिडेंस,
इतने ओवर कॉन्फिडेंस के अगर एक हफ्ते का धरना तो मैं इस्तीफा के लिए सोचूंगा। क्या लगा आपको, आपका तज्जिया क्या है सर? मुझे लगा कि यू टर्न का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है, तो वो यहाँ पर भी मौजूद है। एक हफ्ते का धरना हो जाएगा तो फिर उसमें कोई चीज निकल कर आ जाएगी कि वो जोश नजर नहीं आएगा, वो खरोश नजर नहीं आएगा, या वो नीयत नजर नहीं आएगी। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं वजीर आजम की, मगर याद रखा कीजिए कि वजीर आजम जब कोई बात कहते हैं तो यू टर्न का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहता है। सर क्या क्रेडिट वाकई इमरान खान को जाता है? जितने बड़े लोग जेलों में गए तो कितने दिन गए आपको पता है, जिन्होंने डाला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये तो सबको पता है। जिस तरह बाहर भेजा गया, जिन्होंने भेजा, जिस तरह भेजा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वजीर आजम साहब जिस चीज का चाहे क्रेडिट ले लें, मगर एंड रिजल्ट क्या है? क्या वाकई मुल्क को लूटा गया था, और जो लूटा गया था तो वो जिन लोगों ने लूटा था वो शिकंजे में आ गए और आने के बाद उन्होंने मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस कर दी? तो जवाब आपको मिलेगा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिफर, कोई रिजल्ट, इसका कोई नतीजा नहीं है। तो अब किसने रखा, किसने निकाला? जी सर मोमेंटम क्या क्यों नहीं बन पा रहा सर? पीडीएम का क्या प्रेशर नहीं बन पा रहा? क्या ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी पीडीएम को? क्या वजह है सर? दरअसल पीडीएम के पास मुझे लगता है कि जो सॉलिड रीजन होने चाहिए ना किसी हुकूमत को घर भेजने के लिए, वो रीजन मौजूद नहीं है। महंगाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बद इंतजामी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पीडीएम की क़यादत को खुद भी तो जवाबदेह कहीं होना चाहिए ना। अगर आप हर जगह जवाब मांगते हैं तो पाकिस्तान की अदालतें जो आपसे जवाब मांग रही हैं उनका भी तो आपको एहतराम लाजिम है। सही या गलत इसका फैसला फिर बाद में कीजिएगा, सिस्टम पर तो एतमाद होने दीजिए। नैब का इदारा सही है या गलत, मगर नैब है और कानून के मुताबिक है, जो कुछ कह रहा है उस पर चलना तो पड़ेगा। ज्यादती होगी तो ये वक्त साबित करेगा। सियासी लोग कुर्बानियां दिया करते हैं, कुर्बानियों से बचकर और ये समझकर कि मीठा मीठा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, अपने हक में जो बेहतर है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों तरफ एक ही रवैया है। तो कुर्बानी देने के मूड में तो कोई भी नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमतों की कुर्बानियां दे देगी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। नवाज शरीफ साहब के पास लुटाने को क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। वो मुल्क से बाहर बैठे हुए, उनके भाई अंदर हैं, वो किस चीज की मजीद कुर्बानी देंगे? उनके पास भी कुछ नहीं है। फजल रहमान साहब के पास कुर्बानी देने को क्या है, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए, इनको कुछ स्पेस मिल जाए, कुछ मजीद मौका मिल जाए। अवाम के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं एक छोटी सी आपसे मिसाल शेयर करता हूँ। सही, एक सेनेट के इलेक्शन आइन का तकाजा है। ऑपोजिशन कह रही है मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हुकूमत कहती है जी हम आइन के मुताबिक चलाएंगे। आइन और कानून की आजकल आप बड़ी बात सुन रहे होंगे, मगर आपने नोटिस किया कि बल्दियाती हुकूमतों का निजाम मौजूद ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी आधी है। 2.5 साल का वक्त गुजर गया, ना तो इसमें नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, ना जरदारी साहब बात करते हैं, ना इमरान खान साहब बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका किसी की करप्शन के बचाने से, छुपाने से, किसी को बदनाम करने से ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक डिलीवरेंस से है, अवाम के साथ है। तो जब आप अवाम से दूर हो जाते हैं, अवाम के इश्यूज को सही तरीके से टेकअप नहीं करते, बल्कि अपनी जात को सामने रखते हैं, तो फिर मोमेंटम नहीं बनता। ना गवर्नमेंट का मोमेंटम बन पा रहा है, ना ऑपोजिशन का मोमेंटम बन पा रहा है, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो इश्यूज तो हैं, लेकिन वो इश्यूज सेक ऑफ पॉइंट स्कोरिंग जरूर है, सेक ऑफ रिजॉल्व नहीं है। मुझे लगता क्या लग रहा है कि नहीं बनता। सेनेट के इलेक्शन गवर्नमेंट वक्त से पहले क्यों चाह रही है? फायदा क्या है? ये तो डोमेन इलेक्शन कमीशन की है। आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली ये हो सकते हैं। सेनेट इलेक्शन तारीख में कभी पाकिस्तान में मसूद रजा साहब नहीं हुए। गवर्नमेंट क्यों चाहती है वक्त से पहले? आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि वो सेनेट के इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं, उसके लिए रिजाइन करना चाहते हैं, इस्तीफे देना चाहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है, स्मार्ट मूव है। उसने एक ऐलान कर दिया, एक शुरली छोड़ दी है जिसके पीछे हम बात करते रहेंगे। फैसला तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने करना है, और अगर वो वक्त से पहले हो भी जाते हैं इलेक्शन, तो इलेक्ट होने वाले सेनेटर
इलेक्ट सेनेटर होंगे वो हर तो अपनी तारीख पर ही लेंगे, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। मगर एक पॉलिटिकल मूव है हुकूमत का, जैसे ऑपोजिशन का है कि जी हम इस्तीफे दे देंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा जी जो आपने डेडलाइन दी हम उससे पहले सेनेट के इलेक्शन करा देंगे। तो सियासत है, इससे ज्यादा इसको नहीं देखना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या आपको लग रहा है कि खौफ नहीं है खान साहब को? क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया इस इंटरव्यू को, मैंने जो देखा, खान साहब को बड़े कॉन्फिडेंट लगे हैं। मसूद रजा साहब, आपने भी पूरी जिंदगी, तकरीबन आधी जिंदगी तो आपने भी इंटरव्यूज, टॉक शो दिए हैं। खान साहब बड़े रिलैक्स मुझे लगे हैं। मसूद रजा साहब, इम्तियाज भाई, ये सियासत जो है ना, पॉलिटिक्स, ये नर्व्स का गेम है। हाँ। आपने अपने कार्ड शोज नहीं करने, आपने अपने तासुरात जाहिर नहीं करने। मगर आपको पता है कि पाकिस्तान में जितने तगय्युरात आते हैं पॉलिटिक्स में, और जो यहाँ पर पॉलिटिकल शख्सियात के साथ हो जाता है, वो शायद कोई और, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पे इस तरह से होता हो। तो इन द लाइन ऑफ फायर जो मुशर्रफ साहब की किताब थी ना, उसका टाइटल मुझे याद आ जाता है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा इन द लाइन ऑफ फायर होते हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अब वो अगर चेहरे से जाहिर ना भी कर रहे हैं, उनको खतरात का तो अंदाजा होगा, उनको ऑपोजिशन की तहरीक का भी अंदाजा होगा, ऑपोजिशन हत्ते से उखड़ी हुई है इसका भी उन्हें अंदाजा होगा। ऑपोजिशन भी इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके लिए कोई मौजू, वक्त निकले, मौका निकले बातचीत, बार्गेन करने का। इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि चलो लेट्स सी, आगे चलते हैं, देखते हैं कहां तक हम अपने मामला को खींच सकते हैं। तो खतरा क्या होगा? यही होगा कि गवर्नमेंट रहेगी या चली जाएगी। तो ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पे रहें। आखिरी में मैं 2 मिनट आके आपके लूंगा, फिर मेरे साथ एमएनए है और वो लेट भी हुई हैं, और गजला सैफी साहब पीटीआई की एमएनए सीनियर रहनुमा, सीनियर ज्यादा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। जिस तरह खान साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने चैलेंज किया है, कहा है कि मैं चैलेंज कहता हूं, अगर 1 हफ्ता इन्होंने धरना दिया आके और मार्च किया आके, तो मैं इस्तीफा के लिए सोचूंगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी 11 पार्टीज की मिली भगत के बाद, जो आप देखते रहे, और फिर फाइनल उसका वर्डिक्ट आपने लाहौर में देखा, जिसके बाद उन्होंने प्लान किया था कि बस अगले ही दिन शायद वो लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। तो देखिए, सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर 100% प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। मगर जिस तरह से ये प्रेडिक्ट कर रहे थे और प्रीएम्प्ट कर रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे, ना सिर्फ ये हुकूमत को बल्कि अवाम को भी बहुत इन्होंने मुंतशिर करने की कोशिश की, ऐसे हालात में जहाँ पे कोविड जो था उसने दोबारा से अटैक किया हुआ है। पूरी दुनिया में इसके बारे में बात हो रही है, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं और वो समझते हैं। और अब इनको पता चल गया है कि इमरान खान जो है वो ना सिर्फ बल्लेबाज रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिताया है क्रिकेट के मैदान में। ना सिर्फ ये कि उन्होंने शौकत खानम जैसा एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल खोला, नमल यूनिवर्सिटी की, उसके बाद उनके बारे में क्वेश्चन मार्क रखते थे ये लोग कि प्राइम मिनिस्टर सियासी मैदान पे क्या जो किया? है वो सियासी मैदान में कुछ नहीं जानते। तो अब शायद उनको पता चल गया होगा कि सियासत में ये 11 पार्टीज एक तरफ और एक इमरान खान एक तरफ, और अब भी जो और उन्होंने जो कहा कि ठीक है अगर 1 हफ्ते तक अगर इन्होंने धरना दे लिया तो हम सोच सकते हैं, तो इनमें मेरे ख्याल में वो सलाहियत है ही नहीं कि जो 1 हफ्ते क्या, मेरे ख्याल में 1 दिन भी बैठ सके। मैं आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे, मसूद रजा साहब, जो गुस्सा आर्मी के अंदर जो जनरल बाजवा साहब के ऊपर तनकीद थी, एक तो जिस तरह एमएनए साहिबा ने कहा एक खान साहब हैं, इसको अगर मैं प्लस करूं, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो आप बार बार सवाल कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ 30 सेकंड में मैं उस पर जवाब दे दूं कि खान साहब ने कहा कि अगर ये 1 हफ्ता भी बैठ गए, खान साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर 500 आदमी भी जमा होकर ये ऐलान कर दें कि गो इमरान गो, तो वो रिजाइन देके चले जाएंगे। तो इस वक्त भी अगर आप भी समझते हैं कि 1 हफ्ते बैठ गए, शायद एक चीज को मिस कर रहे हैं इमरान खान साहब कि ये जो पूरा क्राउड है जो आएगा ऑपोजिशन की तहरीक के साथ, इसमें फजल रहमान साहब का जो क्राउड है ये उसी पर रिलाई करेंगे। वो एक मजहबी क्राउड है, और वो 1 हफ्ता तो क्या, शायद 1 महीना 2 महीने भी
वहां पे गुजार सकता है। तो शायद इसको शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब ये चाहते भी हैं कि आए एहतजाज करें और एहतजाज करने के बाद वहां पे फंसे और ये फंस के रह जाए जैसे इमरान खान साहब फंस गए थे। ऑपोजिशन शायद इसको अवॉइड करेगी, उधर जाने के ऑप्शन को कोशिश करेंगे कि उससे पहले बार्गेन कर लें। दूसरी बात यह कि जाहिर सी बात है तमाम कुव्वतें इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हैं। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इतनी कमजोर गवर्नमेंट है कि अगर एमक्यूएम और काफ लीग में से कोई भी अलग हो जाए तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक काफ लीग और एमकेएम इसके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, आप समझ लें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। वो कुव्वतें जिन्होंने जोड़ रखा है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को, वो मुसलसल जोड़े रखेंगी। बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं, इस डिस्कशन को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम, बार बार ये अपोजिशन की तरफ से कहा जाता है हुकूमत नाकाम गई। एक सबसे बड़ा इशू मैशियत, इकोनॉमी आपके सामने, दूसरी सबसे बड़ा इशू कोविड आपके सामने, तीसरा पीडीएम की तहरीक चल रही है। मैडम, सीरियस तो लेना पड़ेगा, अपोजिशन से बात तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। देखिए, जब भी किसी से मीटिंग होती है या बातचीत होती है, उसमें दोनों लोगों का उसमें राजी होना जरूरी होता है कि दो लोग मीटिंग में टेबल पे बैठें और कोई डायलॉग हो। जब आपकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं मानता और प्राइम मिनिस्टर को कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ रहा, और लेटेंटली जितने भी लोग वहाँ पे हैं जलसों में, जितने भी खिताबात हुए, जो भी बातें हुई, चाहे उसमें बिलावल जरदारी हो, चाहे उसके अंदर मरियम नवाज हो, चाहे उसके अंदर मौलाना हो, उन सब ने किसी दफ़ा भी ये नहीं कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर समझते ही नहीं हैं, हम उसको मानते ही नहीं हैं, वो सिलेक्टेड है का वर्ड यूज़ किया हर दफ़ा। तो अगर आप जिससे डायलॉग करना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करने के लिए कहीं थोड़ी सी ईज़ हो, कोई जगह बने। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की बातचीत करने की, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बात करना चाहते, हम तुम्हें एनआरओ नहीं देंगे, ये अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अगर सीरियस है ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए, तो उनको अपना किसी लाए अमल से, किसी अदा से, किसी अंदाज से बताना पड़ेगा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं। अब वन साइडेड डायलॉग तो नहीं हो सकता, दो लोग मिलके बैठेंगे और बातचीत होगी, उसमें ज़ाहिरी बात है बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए मुतज़ाद भी होंगी, मुश्किल होंगी, और इन्हीं मुश्किलात को हल करने के लिए डायलॉग्स होते हैं। मगर अगर किसी तरह से दीवार खड़ी हो और रास्ता बनने की तैयारी ना हो, और 11 पार्टीज जो कि जिनमें से कुछ पार्टीज तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं लोगों की, मगर जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं मेन पार्टीज, उनके जो लीडर्स हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि जिनका मैंडेट लेकर आप लोग पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं, उनको भी इख्तियारात मिलने हैं। वो उन्होंने आपको चूज़ किया है चाहे आप ऑपोजिशन का हिस्सा हों, मगर आपको उन्होंने चूज़ किया है और आपको अपने उन लोगों की खातिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके बातचीत करनी पड़ेगी। मैडम, आप देख, इतना आसान है, अगर अपोजिशन इस्तीफा दे देते हैं, आप कहते हैं हम इस्तीफा कबूल कर देंगे, बाय इलेक्शन करवा देंगे, इतने बड़े पैमाने पे इस्तीफा आ जाए, आप कबूल कर देंगे और बाय इलेक्शन, आसान नहीं है, एक प्रेशर होता है। प्रेशर और नो प्रेशर, ये प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जिसपे लोग इनके साथ नहीं है। देखिए ना, कोविड का भी ज़माना, जैसे आपने कहा, इस वक्त कोविड भी है, इस वक्त बहुत सख्त सर्दी थी, टाइम जो इन्होंने जलसे का तयन किया वो बिल्कुल किसी तरह से भी लोगों को सूट नहीं कर रहा था, बीमारी फैल रही है, दूसरी कि सर्दी का सख्त मौसम था। फिर लोगों ने ये देखा कि उनके जो लीडरान हैं वो बैठे हुए आराम से चाय पी रहे हैं, 1 बजे के बजाय 4 बजे तो बिलावल पहुंचे। तो एक मैसेज जो जा रहा था ना लीडरशिप की तरफ से, जिसको वो समझ रहे थे कि हमारी तरफ लोग आएंगे, वो उनको करीब करने के बजाय लोगों से दूर कर रहा था। और इसी वजह से जो इनका जो इरादा था कि बहुत फोर्स आएगी और वहाँ पे लोग जमा हो जाएंगे, वो इनके लिए कामयाब साबित नहीं। लेकिन आपके लोगों ने भी किया, असद उमर साहब ने भी किया, यूथ कन्वेंशन सखर में किया, वो देखिए एसओपीज उस पे फॉलो किए गए थे मैडम, और इतना बड़ा कन्वेंशन नहीं था। क्या लोग गिन के आते हैं, 300 में आएंगे, 400 में आएंगे, नहीं आएंगे? ये तो इन्होंने तो लाखों की बात की थी ना, इन्होंने तो एक बहुत बड़े मजमे की बात की थी। ऑपोजिशन पूरी की पूरी एक तरफ, सारी की सारी पार्टीज एक तरफ होके एक मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे थे, और इनका इरादा था बहुत ज्यादा लोगों को बुलाने का।
तो उस वक्त एक प्रेशर तो होता है ना तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, कि अगर ऐसे हालात में जहाँ पे पूरी दुनिया में एक चैलेंज है कोविड का, वहाँ पे आप इतने बड़े एक जलसे को इजाज़त दे दें और खुदा ना खास्ता नंबर्स उससे बढ़ रहे और उन बढ़ते हुए नंबर्स में ये और एक इजाफा कर दे नंबर्स का, तो जाहिर बात है वो एक चैलेंज था, एक क्वेश्चन मार्क था, मगर उसमें खुद लोगों ने ही फैसला किया ना जाने का। लेकिन गवर्नमेंट जो है, बार बार खान साहब कहते थे न तहरीक चलेगी, न इत्तेहाद होगा, न लोग आएंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन ये पीडीएम की तहरीक एक इत्तेहाद भी बना, पीडीएम भी बनी, जलसे भी किए, आके लॉन्ग मार्च तक ये लोग आए, कामयाब तो हो गए हैं। देखिए यहां तक तो कामयाब हुए। देखें, आप मेरे ख्याल में गलत उसको अंडरस्टैंड किया आपने। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा कहा कि जब करप्शन पे बात आएगी तो ये सब एक हो जाएंगे। एनआरओ दे सकते हैं, हमेशा से उन्होंने कहा वो तो परवेज मुशर्रफ साहब कि होते थे, जब भी ये जुड़ के, जब भी मामला ऐसा आएगा कि जब इनकी करप्शन पे चैलेंज होगा, इनके घरों में रेड्स होंगी या इन पे चेकिंग होगी, तो फिर ये एक हो जाएंगे। तो वो तो एक हो गए। और जाहिर बात है एनआरओ का तो एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि भाई तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें आसानियां नहीं मिलेंगी और तुम्हारे ऊपर रेड्स होंगे, चेकिंग होगी और तुमने जो भी करप्शन किया है उससे तुम बरी नहीं हो सकते। और जो तुमने लॉज में तरमीम करने की कोशिश की है, नैब की जो इन्होंने दी, दैट्स आल्सो, दैट इज, वो भी तो एक एनआरओ ही की वो है ना, मतलब एक आसानी मांगना है, किसी तरह से उसको तब्दील करके अपने आप को उसमें से निकाल लेना, तो वो नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे क़वानीन होने चाहिए जो कि आज की हुकूमत या कल की हुकूमत या लोगों के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए या गवर्नमेंट के लिए जो भी क़वानीन हों वो ऐसे हों कि जो सबके लिए बराबर हों। ये ना हो कि आज हमारी हुकूमत है और कल किसी और की। और मैडम, आज ही एक आपकी गवर्नमेंट आई, आज ही टीचर्स जिस तरह बनी गला की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर शीलिंग हुई, लाठी चार्ज हुई। आप तो कहते थे नून लीग के दौर में होता है, सब कुछ होता है, आज ही ये वाकया पेश आया। देखिए, टीचर्स से कोई इतराज नहीं है, टीचर्स का आना, एहतजाज करना तो जमहूरी है, एहतजाज करना जमहूरी है, मगर टीचर्स को अगर यूज करके और एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, इनके पीछे कौन था? उनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं कि जो उन पे शीलिंग करना, लाठी चार्ज, ये गैर जमहूरी नहीं है। देखें, ये तशद्दुद में नहीं आता। देखिए, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, जहाँ पे प्रेस क्लब पे कीजिए, आप कहीं और कीजिए। आप डायरेक्ट किस एक उसके घर पे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो कि आप यहाँ आइए, उस पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बाहर कीजिए, है ना। मगर अगर उनके एक प्राइवेट घर के ऊपर आके आप कर रहे हैं, ये तो जस्टिफाई कर रही है तशद्दुद को। मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करे तशद्दुद को, मगर ये जो अंदाज है कि जिसकी जो मर्जी आए करें कि जी वकीलों ने क्लैशनकॉफ चलाई, इलेक्शन जीते, कोई सही बात थी नहीं। जिनके हाथ ये वो और ये अमल अलग है। ये एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था। देखिए, ये वहां जा रहे थे एहतजाज करने। देखिए, टीचर्स जो हैं उनको हक है एहतजाज करने का, नर्सेस ने किया, डॉक्टर्स ने किया, हमेशा जो भी हैं सब पॉलिटिकल राइट है सबको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का, मगर एक अंदाज होता है, एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट मार्च कर रहे हैं जी घर की तरफ, उसके अंदर फिर मोबिलाइज कर सकते हैं कोई भी मिसक्रिएंट्स और उसको किसी और लेवल पे जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये लग रहा हो कि जी गलत है, मगर उसमें कोई ना कोई हिकमत अमली, और ये सिक्योरिटी एजेंसीज का डोमेन है कि वो चेक करें और मालूम करें कि क्या हो रहा है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर उधर से ऑर्डर नहीं दे रहा कि अब इनके ऊपर लाठी चार्ज कर। इसके आप जिम्मेदार नहीं, इसके हम जिम्मेदार। गवर्नमेंट आपकी है, नहीं, आप कैसे जिम्मेदार नहीं? गवर्नमेंट हमारी है, मगर ये तो नहीं है कि मलिक कयूम को फोन करके फैसला कराया जा रहा हो कि भाई ये फैसला, कोई भी चीज और जिम्मेदार तो आप है ना। देखिए, जिम्मेदार हम हैं, इसीलिए तो हम ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे इस हद तक, मगर हमारे अंडर आता है तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, मगर सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना एक सेंस है जिससे वो डिसीजंस ले। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। मुल्क के अंदर जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। जिस तरह खान साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने कहा है कि पहली बार मुल्क में बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाला है। अगर एक हफ्ता बैठे तो मैं इस्तीफा के लिए सोचूंगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।